हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो सभी अम्लों में उपस्थित होने वाला कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम। करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है हाइड्रोजन। अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे अम्ल और क्षारक के जो हैं उनके कथनों पर विचार करने हैं। तो पहला देखते हैं, अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है। क्या यह सही है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है न कि कड़वा होता है, और जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है न कि खट्टा होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल, जी बिल्कुल सही है, जबकि क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये दोनों उल्टा हो जाते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। और अम्ल और क्षारक दोनों क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ दो यहाँ पे देखेंगे। ऑप्शन नंबर सिर्फ दो सही होगा। अम्ल और क्षारक विद्युत के सुचालक नहीं होते, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से केवल ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? अगर लिटमस विलयन जो होता है ना ही अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, तब वह किस रंग का होता है? बैगनी, पीला, लाल, नीला। करेक्ट आंसर होगा बैगनी रंग का होता है। जब लिटमस विलयन जो होता है अम्लीय और क्षारीय न होने पर वह बैगनी कलर का होता है। कपड़ों पर, यहाँ पे देखेंगे, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साबुन होता है हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, हल्दी की प्रकृति क्षारकीय होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का जो रंग होता है वो भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हल्दी है एक प्राकृतिक सूचक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। दूसरा देखेंगे, अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? यहाँ पे सत्य पूछा गया है। तो मानव उदर से सल्फ्यूरिक एसिड नहीं निकलता है बल्कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो यहाँ से हमारा कथन जो है पहला कथन गलत हो जाएगा। अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे एसिडिटी उत्पन्न होती है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में एसिडिटी बोलते हैं। उदर में जलन का अनुभव करता है, ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर जो कथन यहाँ पे देखेंगे, एक दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो, तो केवल दो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कथन नंबर दो यहाँ पे सही है। आगे देखेंगे, पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएच स्केल के संदर्भ में इससे सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। उपर्युक्त कथनों में से सही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर 7 से देखेंगे 7.0 से 7.8 पीएच पीएच परास के बीच कार्य करता है। इतने के बीच मानव शरीर का जो परास होता है इतने परास के बीच कार्य करता है। और जीवित प्राणी केवल संकीर्ण परास में ही जीवित रह पाते हैं। और अगर देखा जाए तो वर्षा जल का जो पीएच होता है, वर्षा जल का पीएच अगर देखा जाए तो वो 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। और बात की जाए तो जो जो 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा में बदल जाता है। जब 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाता है। और मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से घट जाने पर 5.5
5 से घट जाने पर दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा देखते हैं कौन सा कथन वो सही होगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो करेक्ट आंसर होगा केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो पीछे हमने बात बताया वही हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। अभी हमने बताया आपको। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। ये भी करेक्ट आंसर होगा, ये भी करेक्ट आंसर। मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मुंह का पीएच मान 5.5 से घट जाने पर 5.5 से घट जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। बाकी हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखेंगे केवल 1 और 2, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का 7.3 से 7.5 तक होता है पीएच मान मानव रक्त का। और बात करते हैं दूध का, तो दूध का होता है 6.4, यानी कि ए, बी, सी, डी ऑप्शन। तो ए का हम देखेंगे 2, बी का देखेंगे 3, और मानव लार का जो होता है पीएच मान 5.5 से 7.5। तो यहाँ पे हमारा सी का ऑप्शन नंबर 1 पे आएगा, और बाकी बचा 4। तो 2314 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं 2314 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार देख लेते हैं, करो थोड़ा सा इसके अलावा भी। तो ठीक से देख लेते हैं। मानव रक्त का 7.3 से 7.5। आगे देखते हैं दूध का हमने अभी देखा कितना होता है 6.4। फिर मानव लार का देखते हैं। मानव लार मानव लार का पीएच मान होता है 5.5 से 7.5। फिर आगे देखेंगे नींबू का रस, सॉरी मानव मूत्र का पहले देख लेते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5। आगे देखेंगे नींबू का रस। तो नींबू का रस जो होता है इसका पीएच मान 2.2 के आसपास होता है, 2.2 लगभग में। जठर रस की बात करेंगे। जठर रस, तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.2। फिर बात करेंगे रक्त का पीएच मान। तो रक्त के पीएच मान देखेंगे तो इसका होता है 7.4। रक्त का पीएच मान होता है, यह क्षारीय होता है। तो 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय। और शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आगे देखते हैं सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में प्राकृतिक स्रोत हैं, सूची 2 में अम्ल हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो ये होता है मेथेनोइक एसिड, जिसे फार्मिक एसिड भी कहा जाता है, फार्मिक अम्ल। तो यहाँ पे हमारा ए का जो करेक्ट आंसर होगा, ए का हो जाएगा 2। इमली में, इमली में सभी को पता है इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड, बी का ऑप्शन नंबर ए। टमाटर में क्या पाया जाता है? ये तो सभी को पता है, ऑक्जेलिक एसिड, जो पथरी का कारण होता है। सी का हो जाएगा 3, सी का 4। और डी बचा हमारा, डी का सिरका में। तो यहाँ पे 2143 कूट बनेगा। आइए देखते हैं। और इसके अलावा संतरा और नींबू की बात करें तो संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा देख लेंगे संतरा नींबू में सिट्रिक एसिड। और चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? तो इसमें भी मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड या फार्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो कूट सही होगा, हमने कौन सा कूट बताया आपको, तो यहाँ पे देख लेंगे एक बार।
तो मधुमक्खी का डंक यहाँ पे मिथेनोइक एसिड 2 बना था, इमली का टार्टेरिक एसिड 1, टमाटर का ऑक्जेलिक एसिड 4 और 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो निटल के पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। तो डंक ये मेथनोइक अम्ल के कारण होता है। तो मेथनोइक अम्ल किसके कारण अभी हमने देखा, जो मेथनोइक एसिड होता है इसे फार्मिक एसिड भी कहा जाता है, फार्मिक एसिड। तो यह चींटी के डंक में भी और चींटी के डंक में भी और मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है। ठीक है। और निटल पौधे के पत्तों को छूने पर जो डंक लगता है उसमें भी मेथनोइक अम्ल के कारण दर्द होता है। तो निटल एक देखेंगे यहाँ पे शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। इन बालों में मेथनोइक अम्ल यानी कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इनके छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? अगर मधुमक्खी डंक मार देती है तो कौन सा पदार्थ यूज करेंगे जिससे आराम मिलेगा? सिरका, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, फार्मिक एसिड। तो बेकिंग सोडा का यूज करने पर मधुमक्खी के डंक से आराम मिलता है। तो मधुमक्खी के डंक मारने पर डंक मारे गए अंग में दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है। क्योंकि बेकिंग सोडा भी एक दुर्बल क्षारक है, इसलिए डंक मारे गए अंग में इसके उपयोग से आराम मिलता है। किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है? तो ऑक्सीजन के कारण, क्लोरीन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो पाव रोटी या केक फूल करके मुलायम और स्पंजी हो जाता है किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यानी कि CO2 के कारण, CO2 के कारण। आगे चलेंगे, धावन सोडा के संदर्भ में धावन सोडा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे देखेंगे, इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए बिल्कुल सही है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है, सही है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो कथन होगा 1, 2 और 3, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 1, 2 और 3। आगे देखेंगे, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? 80.73 के कैलोरी, 212 कैलोरी, 373 कैलोरी, 273 कैलोरी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 373 कैलोरी। जिप्सम को 373 कैलोरी तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आघातवर्धता, धातुओं को पीटने पर उनके पतला होने का गुण होता है, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तन्यता क्या होती है? डक्टिलिटी, धातुओं के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता, तो ये भी करेक्ट है। तन्यता जिसको खींच करके खूब पतला करके भी ताना जा सकता है। आगे देखेंगे, ध्वनिक, सोनोरस, कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने वाली धातुएं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तीनों सही है। तो आइए देखते हैं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करिए। तो 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन, कार्बन, आयोडीन, हाइड्रोजन। तो ब्रोमीन है जो अधातु है, सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे देखेंगे, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आइए कथन देखते हैं, 1 और 2 दोनों, केवल 2, केवल 1, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा, मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यह बिल्कुल कथन करेक्ट आंसर है ये। क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो कथन 2 भी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन में जो सही आंसर होगा, 1 और 2 दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे चलेंगे,
अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है पूछा है। तो आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है। आगे देखेंगे, हीरा कार्बन का एक अपर रूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत के कुचालक है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा कथन दिया गया है। केवल एक और दो, केवल तीन, एक दो और तीन, और चौथा है केवल दो। तो यहाँ पे देखते हैं जो इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है, ये तो सही है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत के कुचालक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है यह सही नहीं है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत के कुचालक है, यह हमारा गलत कथन है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे तो केवल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल तीन। आगे देखेंगे, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत के सुचालक होती है, यह भी कार्बन का एक अपर रूप है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं? तो खुले वातावरण में रखने पर कौन सी धातुएं जलने लगती हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे सीधे सीधे सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जो खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। आइए कथन देखते हैं। तो केवल दो और तीन, केवल केवल तीन, एक दो और तीन, केवल एक और दो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक और दो, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एल्युमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत को हटाने की प्रक्रिया है। यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। यह अधातुओं पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। यह धातुओं पर चढ़ने वाली जंग की परत को हटाने की प्रक्रिया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल या CnO3 के साथ क्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल धातुओं के साथ क्रिया नहीं करता है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अपचायक है। नाइट्रिक अम्ल केवल अधातुओं से क्रिया करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। एक्वारेजिया के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 के अनुपात का ताजा मिश्रण होता है। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। यह एक प्रबल संक्षारक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्वारेजिया जो होता है यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 का ताजा अनुपात का मिश्रण, बल्कि यहाँ पे ये गलत है। 3:1 में मिश्रण में जरूर होता है, लेकिन वह नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, गलत होगा। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है, यह भी करेक्ट है। और यह प्रबल संचारक है, तो यहाँ पे कथन सही नहीं है। तो केवल एक हमारा यहाँ पे कथन सही नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म सोडियम और आयरन, पोटेशियम और गोल्ड, पोटेशियम और हाइड्रोजन, गोल्ड और मरकरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम और गोल्ड। तो सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला पूछा है, तो सर्वाधिक पोटेशियम एवं इस्पात। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये सब सभी लोग जानते हैं। तो ये जस्ता की परत चढ़ाई जाती है लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए। लोहे और इस्पात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस इस्पात जो होता है वो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पे तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन में हम देखते हैं 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं।
सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोने को कठोर कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखेंगे तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि 22 भाग जो होते हैं, 24 भाग में से 22 भाग सोने का होता है, शुद्ध सोना, और 2 भाग जो होता है, 2 कैरेट, इसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है। इस प्रकार से 24 कैरेट का गोल्ड होता है। 22 भाग जो होते हैं 24 कैरेट में, 22 कैरेट शुद्ध सोना होता है और 2 कैरेट जो होता है उसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है उसको कठोर बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा, 1, 2 और 3। आगे चलते हैं। अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातुओं के विपरीत ये न तो आघातवर्ध हैं और न ही तन्य हैं। ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये तनु अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? तो धातुओं के विपरीत ये न तो आघातवर्ध है और न ही तन्य है, करेक्ट आंसर है। ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, बिल्कुल सही है। ये तनु अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीनों करेक्ट है। तो इस प्रकार से जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे कार्बन का अपर रूप पूछा है, तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है और फुलेरिन भी है। ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। आगे देखते हैं। कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होती हैं। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर जो होगा, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं, यह बिल्कुल सही होगा। सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होती हैं, यह बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल 2 सही होगा। तो केवल 2, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल देखते हैं कौन सा हमारा यहाँ पे सही नहीं है। तो ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, यह बल्कि सही नहीं है। हमने पीछे वाले क्वेश्चन में इसको देख लिया था। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है? सुचालक होता है। बाकी सभी कथन, जो पहला कथन है हीरा अब तक का सबसे कठोर पदार्थ है, बिल्कुल सही है। जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है, ये भी सही है। तीसरा है शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथन नंबर 2 गलत है। तो आइए देखते हैं। केवल 2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पूछा है सही उत्तर चुनिए, तो इसमें नहीं पूछा है, तो केवल 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो केवल 2 हमारा सही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज का कोई सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।